नमस्कार दोस्तों। भारत रशिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट Su-57 को MRCA डील में क्यों नहीं ले रहा है, और जब तेजस के नए वेरिएंट यानी कि तेजस Mk2 को मीडियम वेट फाइटर जेट बनाया जा रहा है तो इसमें 2 इंजन क्यों नहीं लगाए गए। इन्हीं सवालों की डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दिनेश बाबू जी का सवाल है कि MRCA 2 में Su-57 को क्यों नहीं लेते हैं जो एक्चुअली 4.5 जनरेशन का ही है। देखिए, Su-57 प्रोजेक्ट की बात करें तो वास्तव में भारत इसके डेवलपमेंट में शामिल था। भारत को जिस तरह का फाइटर जेट चाहिए था उसे FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कहा गया था और इसके तहत एक ऐसा फाइटर जेट बनाया जाना था जो अमेरिकी F-22 रैप्टर को हर कंडीशन में टक्कर दे सके। भारत ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स रशिया को दिए भी थे ताकि Su-57 प्रोजेक्ट इंडिया स्पेसिफिक 43 चेंजेस के साथ FGFA प्रोग्राम के रूप में आगे बढ़ सके। दोनों देशों ने यह एग्रीमेंट किया था कि दोनों देश $5 बिलियन इस 5th जनरेशन के प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए खर्च करेंगे और उसके बाद दोनों देश लगभग 250 जेट्स को खरीदेंगे। ऐसे हर एक स्टेल्थी Su-57 जेट की कीमत $100 मिलियन तक रहेगी। भारत की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस प्रोजेक्ट में शामिल था तो रशिया की तरफ से सुखोई कंपनी को शामिल किया गया था। लेकिन फिर बात बिगड़ती गई। भारत डेवलपमेंट कॉस्ट का 50% दे रहा था लेकिन HAL को वर्क शेयर का सिर्फ 15% हिस्सा ही मिल रहा था। फिर रशिया की तरफ से भारत के हिस्से की डेवलपमेंट कॉस्ट को पहले $6 बिलियन तक बढ़ाया गया और बाद में भारत से $7 बिलियन मांगने शुरू कर दिए। भारत के मुताबिक 43 चेंजेस के साथ FGFA प्रोजेक्ट के 3 प्रोटोटाइप्स तैयार करके भारत को दिए जाने थे ताकि इनको अच्छे से एनालाइज करके भारत अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार इनकी कैपेबिलिटीज को चेक कर सके। लेकिन रशिया ने इतना अड़ियल रुख अपनाया कि भारतीय इंजीनियर्स को इन प्रोटोटाइप्स के नजदीक भी नहीं जाने दिया गया। भारत के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी मना कर दिया गया। यहीं से भारत ने यह डिसाइड कर लिया कि अब बहुत हो चुका, भारत इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा और इसकी जगह अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर खुद का एमका स्टेल्थी जेट बनाएगा। Su-57 जेट से भारत को परेशानी क्या थी वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी कैपेबिलिटी। रशिया की रिक्वायरमेंट एक सुपर मैन्यूवरेबिलिटी वाले फाइटर जेट की थी, इसीलिए उन्होंने बेस मॉडल के रूप में Su-27 को लिया और इसके डिजाइन को मॉडिफाई करके Su-57 बना दिया। जबकि इंडिया की रिक्वायरमेंट थी कि एक बिल्कुल नया फाइटर जेट नए तरीके से डिजाइन किया जाए। इंडिया को चाहिए था एक स्टेल्थी लॉन्ग रेंज की BVR कैपेबिलिटी वाला फाइटर जेट्स जिसमें इंटरनल बे भी मौजूद हो। जबकि रशिया ने फाइनली जो Su-57 बनाया वो ज्यादा स्टेल्थी नहीं था। साइड से और रियर की तरफ यानी इंजन की तरफ से इसमें स्टेल्थ के लिए कोई खास एडवांसमेंट नहीं किए गए। दोस्तों, आपने Su-57 की काफी सारी तस्वीरें और वीडियोस देखी होंगी, लेकिन अभी भी इन फोटोग्राफ्स में या इन वीडियोस में एक बार भी इसकी इंटरनल बे के बारे में कोई डिटेल्स नहीं मिल पाई है। बात करें इसकी स्टेल्थ की, जब ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाया जा रहा है तो इसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट स्टेल्थ होनी चाहिए, जबकि इसका सिर्फ फ्रंट पार्ट ही स्टेल्थी है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन 0.1 से लेकर 1 मीटर स्क्वायर तक है, जबकि इसे जिस F-22 रैप्टर को टक्कर देनी थी वो इससे 100 टाइम्स ज्यादा स्टेल्थी है। इसमें रडार क्रॉस सेक्शन को बढ़ाने वाले ट्रेडिशनल रिवेट्स को ही लगाकर इसके पार्ट्स को जोड़ा गया है। साथ ही रडार वेव एब्जॉर्बिंग मटेरियल भी रशिया के पास इतना डेवलप्ड नहीं है जो F-22 रैप्टर या F-35 जैसे स्टेल्थी जेट्स की तरह Su-57 को भी स्टेल्थी बना सके। बात करें इसके इंजन की तो 5th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए एक अलग इंजन तैयार करना होता है जिसका इंफ्रारेड सिग्नेचर काफी कम रहे, जैसा F-22 रैप्टर और F-35 के लिए भी किया गया है। इनमें ट्रेडिशनल इंजन ना लगाकर इनके लिए स्पेशली नए इंजन तैयार किए गए थे। जबकि Su-57 में रशिया ने AL-41 इंजन ही इस्तेमाल किए जो Su-35 में भी इस्तेमाल होते आए थे। हालांकि रशिया ने पहले कहा था कि इसमें ज्यादा पावरफुल आइडियली 30 इंजन लगाए जाएंगे जो 5th जनरेशन की कैपेबिलिटी वाले होंगे, लेकिन ये इंजन अभी तक भी तैयार नहीं है और 2025 तक इनके ऑपरेशनल होने की संभावना बेहद ही कम है।
कम पावरफुल AL-41 इंजन होने की वजह से ये सुपर क्रूज नहीं कर सकते थे जैसा कि F-22 रैप्टर कर सकते हैं। F-22 रैप्टर सुपर क्रूज करते समय मैक 1.6 की रफ्तार से उड़ सकता है, जबकि इस रफ्तार पर इसे अपने आफ्टर बर्नर्स को इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं रहती है। बात करें इसकी कीमत की, Su-57 की हर एक यूनिट के लिए हमें $100 मिलियन देने पड़ते। साथ में इसकी मेंटेनेंस बहुत हाई थी और इसके डिजाइन को मॉड्यूलर नहीं बनाया गया ताकि जरूरत पड़ने पर इसके पार्ट्स को आसानी से बदला जा सके, यानी कि डाउन टाइम को कम रखने की कोई प्रोसेस पर काम नहीं किया गया। इसका सेंसर पैकेज भी F-35 की तरह एडवांस्ड नहीं है, ना ही इसमें F-35 के लेवल का सेंसर फ्यूजन किया गया है। इसके अलावा बात करें भरोसे की, तो रशियन गवर्नमेंट खुद इस Su-57 प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं कर रही थी। पहले उन्होंने कहा कि वे 250 फाइटर जेट्स को खरीदेंगे, लेकिन बाद में अपनी रिक्वायरमेंट को कम करके 150 तक किया और एक समय तो उन्होंने ऑर्डर देने से ही मना कर दिया। बाद में उन्होंने भारत को इस प्रोजेक्ट से पीछे हटते हुए देखा तो उन्होंने 76 फाइटर जेट्स का फाइनली ऑर्डर दिया। बात करें Su-57 की रिलायबिलिटी की, तो अभी तक कुल 12 से 15 फाइटर जेट ही बनाए जा सके हैं और उसमें से भी 2 फाइटर जेट अलग अलग रीजंस की वजह से क्रैश हो चुके हैं, यानी Su-57 ज्यादा रिलायबल भी नहीं बन सका है। यह हमारे पास पहले से मौजूद सुखोई 30 की तरह ही एक हैवीवेट कैटेगरी का फाइटर जेट है और यह पूरी तरह स्टेल्थी ना होकर सिर्फ एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट ही बन पाया। इसकी फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर $30,000 से भी ज्यादा है, जो काफी अधिक है। इसके अलावा एक बड़ी समस्या रशिया के साथ ये आई भारत को कि रशिया उन्हीं फाइटर जेट्स को चाइना को भी बेच देता है जिन्हें पहले भारत को बेचा जाता है। भारत ने सुखोई 30 MKI की डेवलपमेंट के लिए काफी पैसे दिए। 250 से ज्यादा सुखोई 30 MKI भारत ने लाइसेंस्ड प्रोडक्शन के तहत भारत में बनाए, लेकिन फिर भी रशिया ने अपनी बात नहीं रखी और इसी Su-30 के एक और वेरिएंट को चाइना को भी बेच दिया। चाइना Su-35 को भी रशिया को बेच चुका है, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो Su-57 के रूप में हमें एक 5th जनरेशन का F-22 रैप्टर को टक्कर देने वाला जेट नहीं, बल्कि एक 4.5 जनरेशन का ही हैवीवेट कैटेगरी का फाइटर जेट मिलने वाला था। लगभग $30 बिलियन खर्च करके भी हम Su-57 की लाइसेंस्ड असेंबली ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी में कर रहे होते, जैसा हमने सुखोई 30 MKI के मामले में किया है। इससे हमारे देश का एरोस्पेस इकोसिस्टम तो डेवलप होता ही नहीं और कुल मिलाकर हम विदेशी फाइटर जेट पर ही निर्भर रह जाते, जबकि जो एमका हम बना रहे हैं उसके रूप में जो स्टेल्थी जेट बनेगा वह पूरी तरह से हमारा अपना फाइटर जेट रहेगा, जो हमारी जरूरतों के हिसाब से बनेगा। इसके सभी पार्ट्स को बनाने वाले वेंडर्स भी हमारे ही देश में डेवलप किए जाएंगे, जिससे ना सिर्फ हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा, बल्कि साथ ही एक जबरदस्त एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार होगा। इससे हमारे देश में भी लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी कंपनीज तैयार हो पाएंगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चांद जी का सवाल है कि तेजस Mk2 एक मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर जेट है, तो इसमें 2 इंजन क्यों नहीं लगाए जैसा नेवल तेजस यानी TED-BF में है। दोस्तों, पहले शॉर्ट में यह समझते हैं कि तेजस Mk2 को बनाया ही क्यों जा रहा है। तेजस Mk2 मौजूदा तेजस फाइटर जेट का ही एडवांस्ड वेरिएंट है, जिसमें 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला F414 इंजन लगाया जा रहा है। इसमें बेहतरीन मैन्यूवरेबिलिटी के लिए कनार्ड विंग्स भी हैं और इसकी रेंज भी तेजस जेट से कहीं ज्यादा है। ज्यादा फ्यूल को कैरी करने के लिए इसका साइज मौजूदा तेजस जेट से थोड़ा बड़ा किया गया है। इसकी पेलोड कैपेसिटी भी बढ़कर 6500 किलोग्राम तक हो गई है। देखिए, मौजूदा तेजस फाइटर जेट को डिजाइन किया गया था पॉइंट डिफेंस वाले जेट यानी MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए, इसलिए इसका आकार छोटा रखा गया। इसे किसी खास एयरबेस या मिलिट्री सेंटर को दुश्मन के अटैक से बचाए रखने का काम करना होता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने शुरू में एक 2 इंजन वाला डिजाइन भी प्रपोज किया था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स को उस समय HAL की काबिलियत पर ज्यादा भरोसा नहीं था, इसीलिए इस 2 इंजन वाले डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया गया था और इसकी जगह पर सिर्फ 1 इंजन वाले तेजस फाइटर जेट को ही बनाने के लिए कहा गया। उसके बाद तेजस फाइटर जेट बना।
इसने सभी पैरामीटर्स को ना सिर्फ पूरा किया बल्कि यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी बन गया जो एडवांस्ड एएसए रडार, एवियोनिक्स और जैमर से लैस है और जो अलग अलग तरह के एयर टू एयर व एयर टू ग्राउंड मिशंस को पूरा कर सकता है। इसका सेफ्टी रिकॉर्ड भी जबरदस्त है। जो भी पायलट इसे उड़ाता है वह बिना इंप्रेस हुए नहीं रह पाता है। तो अब इंडियन एयरफोर्स ने इसे और ज्यादा बड़े रोल में शामिल किया और इसके एक एडवांस्ड वेरिएंट को बनाने के लिए कहा जो आगे चलकर इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000, मिग-29 फाइटर जेट्स और जैगवार जेट्स को भी रिप्लेस कर सके। तो इन रिक्वायरमेंट्स के आधार पर जन्म हुआ तेजस MK2 का, यानी नया तेजस अब लाइट वेट कैटेगरी का ना होकर मीडियम वेट कैटेगरी का रहेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब मीडियम वेट कैटेगरी का जेट बना रहे हैं तो इसमें 2 इंजन क्यों नहीं लगाए गए हैं। इसके सबसे बड़े कारण की बात करें तो वो है इसकी कीमत और इसकी रिक्वायरमेंट। इंडियन एयरफोर्स को अलग अलग तरह के फाइटर जेट्स की आवश्यकता रहती है जिसमें लाइट वेट कैटेगरी, मीडियम वेट कैटेगरी और हैवी वेट कैटेगरी के फाइटर जेट्स का मिक्स शामिल है। हमारे पास मिग-29, राफेल और सुखोई 30 MKI के रूप में पहले से काफी संख्या में एडवांस्ड 2 इंजन वाले फाइटर जेट्स हैं। 2 इंजन वाले जेट में फ्यूल काफी ज्यादा खर्च होता है, इनकी फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर काफी ज्यादा होती है और इनकी मेंटेनेंस भी काफी ज्यादा रहती है। साथ ही लगभग 90% मिशंस ऐसे होते हैं जिन्हें एक इंजन वाला मौजूदा तेजस जेट भी आसानी से पूरा कर सकता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक तक में एक इंजन वाला मिराज 2000 जेट इस्तेमाल किया गया था। मौजूदा समय के तेजस 1A की कीमत लगभग $43 मिलियन है। तेजस MK2 में ज्यादा पावरफुल रडार, इंजन और एवियोनिक्स के साथ इसकी कीमत $60 मिलियन पर यूनिट से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, तभी यह जेट वास्तव में इंडियन एयरफोर्स के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। अकेले इंजन की कीमत ही लगभग 8 से 10 मिलियन डॉलर्स तक होती है, इसीलिए तेजस MK2 को 2 इंजन का ना बना के एक ही इंजन का रखा गया है। हालांकि इसमें ज्यादा पावरफुल 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला F414 इंजन लगाया गया है। इससे इसकी रेंज और पेलोड कैपेसिटी मीडियम वेट के फाइटर जेट्स जितनी ही हो गई है, तो फिर दूसरा इंजन लगाने की जरूरत ही नहीं रह जाती है। तेजस MK2 को एक ही इंजन का बनाए रखने का एक और बड़ा कारण है और वो है इसका कम समय में तैयार हो जाना। अगर इसमें 2 इंजन लगाए जाते तो शुरू से एक नया फाइटर जेट डिजाइन करना पड़ता, नया एयरफ्रेम बनाया जाता, शुरू से सारी टेस्टिंग फिर से करनी पड़ती जिसमें 8 से 10 वर्ष आसानी से लग जाते। जबकि जो तेजस MK2 बनाया जा रहा है इसका बेसिक डिजाइन मौजूदा तेजस जेट जैसा ही है, तो इसमें कुछ ही मॉडिफिकेशंस की टेस्टिंग करनी पड़ेगी जिसमें 3 से 4 वर्ष से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। दोस्तों, बेहद कैपेबल तेजस MK2 इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बनेगा और इसकी 200 से ज्यादा यूनिट्स को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। दोस्तों, अगर आपके मन में भी इसी तरह के कुछ सवाल हैं तो उन्हें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।